जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 12 मई। 12 मई के बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि 12 मई को क्या है कुछ खास। तो आज की हिस्ट्री जानने से पहले फटाफट हम 12 मई को किस रूप में मनाते हैं एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थे? जो आधुनिक नर्सिंग है उसके संस्थापक थे। और इनके जन्म दिवस के रूप में, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में आज के दिन को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और आज के दिन यानी कि 12 मई को फ्रेंड्स, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। वैसे तो बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 मई को ही बुद्ध पूर्णिमा हो। बैसाख की जैसी तिथि होती है उसके अनुसार बुद्ध पूर्णिमा की डेट पड़ती है। जैसे कि प्रीवियस यानी कि 2024 में बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को थी। बट आज जो है 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। और बुद्ध पूर्णिमा जो भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का प्रतीक है। बुद्ध पूर्णिमा क्या है? बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का प्रतीक है। बुद्ध पूर्णिमा को जैसे मैंने आपको बताया बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि आज के दिन क्या है कुछ खास। अब फटाफट एक दो पॉइंट आज की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट हम देखेंगे, 12 मई 1915 को रास बिहारी बोस ने भारत छोड़ा था। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, 12 मई यानी कि आज के ही दिन 1925 में उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान, ध्यान दीजिएगा, 12 मई 1925 में उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान सोवियत गणराज्य बने थे। तो ये तो हमने एक दो पॉइंट जान लिया आज के हिस्ट्री के बारे में। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, हमने क्या क्या देखा आज के दिन के बारे में। आज देखा फ्रेंड्स, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही बुद्ध पूर्णिमा भी है। बुद्ध पूर्णिमा को हम किस नाम से जानते हैं? तो बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा, आज के दिन 1915 में रास बिहारी बोस ने भारत छोड़ा था। और चौथा पॉइंट जो हमने आज के बारे में देखा, आज के दिन ही 1925 में उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान सोवियत गणराज्य बने थे। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे आज की हिस्ट्री के बारे में। आई होप आज के दिन क्या है कुछ खास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और अभी तक फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम क्लास 6 से 12 की जो ये सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें हमने क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए हैं क्लास 10 में। आई होप आपने हमारी सारी की प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सारी क्लासेस ईजिली प्रोवाइड कराई गई हैं। आप वहाँ से इजीली जा कर के अपने डाउट्स ले सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है फ्रेंड्स। और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। और साथ ही साथ अपनी राय भी हमें अवश्य बताया करिए, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो हमने कुछ बातें की आज की सीरीज़ के बारे में और आज की हिस्ट्री के बारे में। आई होप जितनी बातें अभी तक हमने की आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आज की क्लास में कि आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंड्स कि वस्त्रों के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो वस्त्र पर कलफ लगाना हम देखेंगे। और ये जो वस्त्र पर कलफ लगाना जी है, जो ये हम पॉइंट कवर करेंगे टॉपिक, ये किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हम गृह विज्ञान का जो ब्रांच है, वस्त्र एवं सूत विज्ञान के अंतर्गत हम ये सारे ही टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट उस पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसकी
जानकारी यानी कि उसका रिवीजन करना। तो ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की धुलाई, जिसमें हमने सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र के बारे में हमने जाना था। कृत्रिम वस्त्र के अंतर्गत कौन कौन से वस्त्र आते हैं? नायलॉन हो गया, डेकारॉन हो गया, टेरिलॉन हो गया, ये सारे ही जो वस्त्र हैं वो कृत्रिम वस्त्र के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने सूती वस्त्रों की धुलाई देखी थी। सफ़ेद सूती वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार से की जा सकती है, भी हमने देखा था। रंगीन सूती वस्त्रों की धुलाई हमने देखी थी। वस्त्रों पर नील लगाना हमने देखा था, किस तरीके से नील वस्त्रों पर लगाया जाता है। रेशमी वस्त्रों की धुलाई के बारे में भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। रेशमी वस्त्रों की धुलाई करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हमने देखा था। ऊनी वस्त्रों की धुलाई भी हमने कवर किया था और साथ ही साथ हमने ऊनी वस्त्र को सुखाने का तरीका, कृत्रिम वस्त्रों की धुलाई भी हमने देखा था और कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए थे। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप आपने इस क्लास को देखी होगी। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आपका एक बार रिवीजन हो गया होगा। अब देखते हैं वस्त्र पर कलफ लगाना। तो वस्त्रों पर चमक व सौंदर्य के लिए कलफ लगाया जाता है। विभिन्न वस्त्रों पर कलफ लगाने को निम्नलिखित विधियां हैं, यानी कि जो अलग अलग तरह के जो वस्त्र होते हैं उन पे कलफ लगाने की अलग अलग विधियां हैं। देख लेते। सूती वस्त्र पर कलफ लगाना, हमने कई प्रकार के वस्त्र देखे हैं ना, जैसे नायलॉन हो गया, कृत्रिम वस्त्र जिसके अंदर नायलॉन हो गया, टेरिलॉन हो गया, डेकारॉन हो गया, ये सारे आते हैं, वो हमने पढ़ा था। ऊनी हो गया, सूती हो गया है, रेशमी हो गया, इन तरह के वस्त्र देखे थे ना। तो अब हम देखेंगे इन सारे वस्त्र को हमने धुलना तो सीख लिया, इनको सुखाने का भी तरीका देख लिया। अब इन पे कलफ लगाने का तरीका भी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम देखेंगे सूती वस्त्र पर कलफ लगाना। सूती वस्त्रों में स्टार्च युक्त विभिन्न पदार्थों से बनाया गया कलफ लगाया जा सकता है। सामान्य रूप से मैदा, अरारोट, चावल तथा साबूदाने के कलफ तैयार किया जा सकता है। मुख्यतः घर पर मैदा अथवा अरारोट से ही कलफ तैयार किया जाता है। सूती वस्त्रों पर कलफ इस प्रकार लगाया जाता है। नंबर 1 है, कलफ लगाने से पूर्व कलफ को किसी बारीक कपड़े से छान लेना चाहिए। नंबर 2, छने हुए कलफ को पानी में मिला दिया जाता है। नंबर 3, अब कपड़ों को उसमें डुबो कर बाहर निकाल लिया जाता है। नंबर 4 है, तत्पश्चात कपड़ों को निचोड़ कर सुखा दिया जाता है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स देखिए हमने किसके बारे में, कि सूती वस्त्र पर कलफ किस प्रकार से लगाया जाता है और किन किन चीज़ों का यूज करके हम कलफ बना सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा। अब देखते हैं अरारोट या मैदे का कलफ बनाना सीखते हैं। तो मैदा अथवा अरारोट से कलफ तैयार करने की विधि समान ही होती है, यानी कि आप चाहे मैदा का कलफ बनाएं या फिर अरारोट का कलफ बनाएं, दोनों को कलफ बनाने की जो तरीका है, जो उनकी विधि है, वो एक ही समान होती है। इसमें प्रमुख सामग्री क्या यूज होती है, तो देखते हैं। 1 बड़ा चम्मच अरारोट, 1 छोटा चम्मच मोम तथा आधा चम्मच सुहागा। ये किसका कलफ बन रहा है, तो ये बन रहा है फ्रेंड्स अरारोट का कलफ है। विधि, अरारोट या मैदे का कलफ बनाने की विधि इस प्रकार है। नंबर 1 है, अरारोट, मोम तथा सुहागा को थोड़े से ठंडे पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। जब भी अरारोट का कलफ बनाया जाता है तो क्या करना है, जो अरारोट है, मोम तथा सुहागा को थोड़े से, अरारोट में यानी कि मोम तथा सुहागा को थोड़े से ठंडे पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके उपरांत इस घोल को किसी कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रखा जाता है। यानी कि जो भी आपने मोम तथा सुहागे का घोल बनाया है, उस घोल को किसी कढ़ाई या भगोना को जो खुला हो, जिसपे कैप ना हो, खुले मुंह के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रखा जाता है। फिर क्या करते हैं, घोल को निरंतर हिलाते रहते हैं तथा आवश्यकता अनुसार थोड़ा पानी भी डालते रहते हैं। घोल धीरे धीरे पकने लगता है तथा साथ ही साथ घोल में गांठें ना पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। जब घोल भली भांति पक जाए तो बर्तन को आग से नीचे उतार लिया जाता है। इस प्रकार मैदा या अरारोट का कलफ तैयार हो जाता है। कपड़ों की मोटाई के अनुसार कलफ लगाना चाहिए। मोटे कपड़ों में गाढ़ा व बारीक कपड़ों में पतला कलफ लगाना चाहिए। तो ये तो आपने किसका कलफ बनाना सीखा, अरारोट या मैदे का कलफ। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन आ जाता है कि अरारोट मैदे का कलफ बनाने की विधि बताइए, तो आप बता सकते हैं।
पहले तो अरारोट का कलफ बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए? मोम तथा सुहागा। उसको क्या करना है? थोड़े से ठंडे पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। फिर इस घोल को किसी कढ़ाई या किसी भी तरह के खुले बर्तन, चाहे भगोना हो, कढ़ाई हो, कुकर भी हो सकता है, अगर उस पर कैप न लगाए तो लगाकर धीमी आंच पर रखा जाता है। उसके बाद इसको निरंतर चलाते रहना है। आवश्यकता अनुसार अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा हो रहा है, अब नहीं इसको चलाया जा सकता, थोड़ा सा पानी भी डालते रहते रहिए। घोल धीरे धीरे पकने लगता है तथा साथ ही साथ घोल में गांठें न पड़े, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जब घोल भली भांति पक जाए तो बर्तन को आग से उतार लिया जाता है। इस प्रकार मैदा अरारोट का कलफ तैयार हो जाता है। कपड़ों की मोटाई के अनुसार कलफ लगाना चाहिए। मोटे कपड़ों में गाढ़ा व बारीक कपड़ों में पतला कलफ लगाना चाहिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अरारोट या मैदे का कलफ किस प्रकार से बनता है। अब दूसरा कलफ बनाना हम सीखेंगे किसका? चावल का कलफ। चावल का कलफ देख लेते हैं। सामान्यतः घरों में गृहिणियां घर में बने चावल की मांड, जिसको पानी बोलते हैं, मांड को छानकर उसका प्रयोग कलफ के लिए करती हैं। परंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो चावल के सभी पौष्टिक तत्व निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कलफ भी ठीक प्रकार से नहीं लगता है। आजकल बाजारों में बने बनाए कलफ, रिवायु आदि उपलब्ध हैं, जिनके प्रयोग की विधि उनकी पैकिंग पर ही छपी होती है। आजकल तो कौन चावल का कलफ घर में बना के लगाता है, हैं? कोई चावल का कलफ हो या अरारोट का, कोई भी कलफ। आज के समय में तो सब इतना आधुनिक युग हो गया कि कुछ भी घर में बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब कुछ बना बनाया बाहर से ही आता है। तो इसलिए जिसका भी कलफ आपको चाहिए, बाजार में जाइए, बोलिए, आपको मिल जाएगा। और उसको किस तरीके से लगाना, उस पर लगाने की उसकी विधि भी लिखी होती है। फिर भी हमें जो है ज्ञान होना चाहिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो। प्रमुख सामग्री देखते हैं चावल का कलफ बनाने के लिए। 2 बड़े चम्मच चावल, छोटा चौथाई चम्मच मोम, छोटा आधा चम्मच सुहागा। तो चावल का कलफ बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री यूज होती है, आपसे क्वेश्चन बन जाता, पूछ लिया गया तो क्या आप बताएंगे? तो 2 बड़े चम्मच चावल, छोटा चौथाई चम्मच मोम तथा छोटा आधा चम्मच सुहागा। यानी कि चावल, मोम और सुहागा, 3 सामग्री से चावल का कलफ बनाया जाता है। विधि क्या है इसको बनाने की? तो चावल का कलफ बनाने की विधि निम्न प्रकार है, देखते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम चावल को पीस कर आटा बना लें, फिर उसे छान लें। अब उसे 2 गुने पानी में खूब पकाएं तथा कलछी से चलाते रहें। थोड़ा ठंडा होने के पश्चात उसे छलनी से छान लें। अब मोम और सुहागा मिलाएं, फिर कपड़ों में लगाएं। देखिए कितना आसान है बनाना चावल का कलफ। अब देख लेते हैं साबूदाने का कलफ। आप देख रहे हैं ना, हम अलग अलग प्रकार के कलफ बनाना सीख रहे हैं। तो साबूदाने का कलफ किस प्रकार से बनता है? इसका कलफ उत्तम कोटि के कपड़ों पर लगाना चाहिए, क्योंकि यह महंगा होता है। जो साबूदाने का कलफ होता है ये महंगा होता है। प्रमुख सामग्री क्या है? तो लगभग 50 ग्राम साबूदाना, छोटा आधा चम्मच सुहागा, आधा लीटर पानी। ये 2-3 चीज़ें इसमें भी लगती हैं क्या? 50 ग्राम साबूदाना, छोटा आधा चम्मच सुहागा और आधा लीटर पानी। विधि क्या है तो देख लेते हैं। सर्वप्रथम साबूदाने को थोड़े से पानी में 15-20 मिनट के लिए भिगोएं। उसके बाद खौलाते पानी में डालकर चलाते रहें। साबूदाना के गलने के पश्चात उसे छानकर उसमें पिसा सुहागा मिलाकर कपड़ों पर लगाना चाहिए। साबूदाने में मोम नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं चिकना होता है। आपने देखा होगा ना, साबूदाना वैसे ही चिकना चिपचिपा सा होता है, तो इसीलिए साबूदाने में मोम मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने अरारोट देखा उसमें भी हमने मोम मिलाना सीखा था, और चावल के कलफ में भी मोम मिलाया जाता है, बट साबूदाने के कलफ में मोम मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि साबूदाना अपने आप में ही चिकना होता है। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, 3 तरह के कलफ बनाने हमने सीखे। कौन कौन से? अरारोट या मैदे का कलफ, चावल का कलफ बनाना सीखा, साबूदाने का कलफ बनाना सीखा। तो ये हमने कलफ देख ली। अब हम देख लेते हैं सूती वस्त्रों को कलफ लगाने के लाभ। कि सूती वस्त्रों पर कलफ लगाना तो हमने देखा, और कलफ कौन कौन से कलफ हम सूती वस्त्रों पर लगा सकते हैं। बट कलफ लगाने से लाभ क्या प्राप्त होंगे, क्या उसका मोटिव निकलेगा कलफ लगाने का, कि हम क्यों कलफ लगा रहे हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सूती कपड़ों में कलफ लगाने से उनमें कड़ापन आ जाता है। सूती वस्त्रों की बुनाई कुछ इस प्रकार की होती है कि उनमें कुछ रिक्त स्थान होते हैं, जिनमें कलफ का स्टार्च भर जाता है, जिससे बाहरी धूल एवं गंदगी को वस्त्र पर ठहरने का स्थान नहीं मिलता, अतः वस्त्र जल्दी गंदे या मैले नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है, कलफ में विद्यमान सुहागा तथा मोम के कारण इन वस्त्रों पर प्रेस करने पर एक विशेष प्रकार की चमक तथा नवीनता आ जाती है। कलफ लगे वस्त्रों पर प्रेस करने से क्रीज अच्छी बनती है। लास्ट पॉइंट है, कलफ युक्त वस्त्र सुसज्जित एवं सुंदर
दिखाई देते हैं। तो ये हमने देखा क्या कि सूती वस्त्रों पर कलफ लगाने के लाभ, एडवांटेज हमने देखे सूती वस्त्रों पर कलफ लगाने की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, सूती वस्त्रों पर कलफ लगाना और किस किस तरह का कलफ हम सूती वस्त्रों पर लगाते हैं और उसके एडवांटेज क्या है, उसके लाभ क्या है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं रेशमी वस्त्रों पर कलफ लगाना क्यों आवश्यक है और कौन कौन सा कलफ रेशमी वस्त्रों पर लगाया जाता है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो रेशमी वस्त्रों पर कलफ का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि रेशमी वस्त्रों पर प्राकृतिक चमक होती है। यदि कलफ लगाना हो तो रेशमी वस्त्रों पर केवल गोंद का कलफ लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेशमी वस्त्रों पर केवल गोंद का कलफ लगाया जाता है। वैसे तो रेशमी वस्त्रों पर कलफ लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा रेशमी वस्त्र है वो अपने आप ही उसमें एक अलग साइन होती है। जैसे हमारा सिल्क हो गया तो रेशमी वस्त्र के अंतर्गत ही आता है ना, तो उसमें एक अपने आप में ही चमक होती है। तो अगर आप लगाना चाहें तो गोंद का ही कलफ उसमें लगा सकते हैं। अब गोंद को कलफ बनाने की विधि हम देख लेते हैं। गोंद का कलफ तैयार करने के लिए एक बड़ा चम्मच साफ गोंद लिया जाता है जिसे बारीक पीसकर थोड़े से पानी में भिगो दिया जाता है। घुले हुए गोंद में लगभग आधा लीटर पानी मिलाकर धीमी आंच पर निरंतर चलाते हुए पकाया जाता है। जब गोंद अच्छी प्रकार से पक जाए तथा गाढ़ा घोल तैयार हो जाए तो आग से उतार लें तथा ठंडा हो जाने पर इसे साफ कपड़े से छान लें। किसे छान लें? गोंद को। अब आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर रेशमी कपड़ों को कलफ लगाया जा सकता है। तो ये देखा आपने। ध्यान दीजिएगा, रेशमी वस्त्रों पर कलफ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अगर आप कलफ लगाना चाहते हैं तो रेशमी वस्त्रों पर गोंद का ही कलफ लगाया जाता है, अन्यथा किसी का नहीं। और गोंद का कलफ बनाया कैसे जाता है वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वस्त्रों पर प्रेस करना। वस्त्र धोने के पश्चात कपड़ों पर सिलवटें पड़ जाती हैं और वे खुरदुरे हो जाते हैं। प्रेस करने से कपड़े सुंदर तथा पहनने योग्य हो जाते हैं। वस्त्रों पर प्रेस करते समय ताप, दबाव तथा नमी का ध्यान देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर ताप, दाब और नमी अलग अलग होते हैं जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, सूती वस्त्र अधिक ताप, अधिक दबाव, अधिक नमी की आवश्यकता होती है। यानी कि जब सूती वस्त्र को प्रेस किया जाता है तो ध्यान रखना है कि सूती वस्त्र पर अधिक ताप, अधिक दबाव यानी कि उसको ज़्यादा दबा करके अधिक नमी का प्रयोग होता है। नंबर 2, रेशमी वस्त्र कम ताप, कम दबाव, कम नमी। नंबर 3, ऊनी वस्त्र बहुत कम ताप, बहुत कम दबाव, बहुत कम नमी। नंबर 4, रेयॉन वस्त्र जब आप प्रेस करते हैं तो कम ताप होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर जो आप प्रेस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम ताप का होना चाहिए, बहुत यानी कि हल्का गर्म होना चाहिए। कम दबाव का यानी कि ज़्यादा उसको दबा के नहीं करना है। कम नमी होना चाहिए। पॉलिस्टर का जब आप वस्त्र प्रेस करते हैं हल्का ताप, हल्का दबाव, हल्की नमी। नायलॉन जब प्रेस करते हैं तो प्रेस आवश्यक नहीं, यानी कि जो नायलॉन का कपड़ा होता है उसमें प्रेस की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 7, कढ़े हुए वस्त्र कम ताप, कम दबाव, कम नमी, यानी कि जो कढ़ाई वाले वस्त्र होते हैं उसमें कम ताप, कम दबाव एवं कम नमी। तो ये आप ध्यान दीजिए और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं कि अलग अलग तरह के वस्त्रों को प्रेस करने का तरीका, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं वस्त्रों पर प्रेस करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो वस्त्रों पर प्रेस करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें वस्त्र प्रेस करते टाइम ध्यान देना चाहिए, देख लेते एक एक करके। नंबर 1 है, विद्युत प्रेस को उसके निर्दिष्ट तापक्रम तक ही गर्म होने दें। विद्युत प्रेस का प्रयोग चप्पल पहनकर करें या लकड़ी की कुर्सी मेज का प्रयोग करें। नंबर 2, कोयले वाली प्रेस को खुले वातावरण अथवा पंखे के नीचे प्रयोग ना करें क्योंकि वायु द्वारा चिंगारी उड़ने से कपड़े के जलने की संभावना रहती है। नंबर 3, प्रेस को वस्त्रों के अनुरूप ही गर्म करना चाहिए, यानी कि जैसा आपका वस्त्र है, आपका सूती वस्त्र है तो जैसे हमने ऊपर देखा ना तो उस तरह से गर्म करना, रेशमी वस्त्र है तो उस तरीके से, यानी कि कपड़ों के अनुरूप ही प्रेस को गर्म करना चाहिए। नंबर 4, सूती वस्त्रों पर पानी छिड़क कर प्रेस करना चाहिए। नंबर 5, प्रेस तब तक करनी चाहिए जब तक कि नमी न सूख जाए। नंबर 6, मेज पर एक सफ़ेद मलमल का टुकड़ा एवं पानी का प्याला रखना चाहिए तथा प्रेस को दाहिनी हाथ की ओर रखना चाहिए। नंबर 7, प्रेस करने से पूर्व प्रेस को अन्य कपड़ों पर घुमाकर देख लेना चाहिए कि प्रेस नीचे से गंदी ना हो और प्रेस गर्म हो
गई है या नहीं। नंबर 8 है रेशमी वस्त्रों की चमक बनाए रखने के लिए कपड़ों पर एक महीन गीला कपड़ा डालकर प्रेस करना चाहिए। नंबर 9 प्रेस के दौरान कपड़ों के क्रीज या मोड़ का ध्यान भी रखना चाहिए। नंबर 10 है प्रेस करने से पूर्व वस्त्रों को उनके आकार व क्रीज के अनुरूप व्यवस्थित करें। नंबर 11 पहले कॉलर फिर कफ व झालर तत्पश्चात अन्य भागों पर प्रेस करनी चाहिए। तो ये तो हमने 11 पॉइंट देखे किसके बारे में, वस्त्रों पर प्रेस करते समय जब भी हम वस्त्रों को प्रेस करते हैं तो ध्यान रखने योग्य कुछ बातों के बारे में हमने देखा। अब देख लेते हैं वस्त्रों की सुरक्षा एवं रख रखाव। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं में वस्त्रों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इससे हम सभी परिचित हैं। प्रत्येक व्यक्ति मौसम व अवसर के अनुसार अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनता है। आप सभी जानते हैं गर्मी के मौसम में हल्के सूती एवं रेशमी वस्त्रों को पहनना जाता है तथा सर्दियों के मौसम में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। इसी प्रकार नायलॉन से बने वस्त्रों के प्रत्येक ऋतु में पहना जा सकता है, यानी कि जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं उनको गर्मी सर्दी बरसात किसी भी मौसम में आप पहन सकते हैं। अतः मौसम के अनुसार अनुपयोगी वस्त्रों की सुरक्षा व रख रखाव आवश्यक है। वस्त्रों की सुरक्षा के उपाय देख लेते हैं। नंबर 1 वस्त्रों को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर सीलन व नमी न हो। नंबर 2 अलमारी या संदूक में वस्त्रों को रखने से पहले नेपथलीन की गोली, आप सभी जानते हैं ना नेपथलीन की जो व्हाइट कलर की सर्कल होती है, तो नेपथलीन की गोली और ओडोनिल या ओडोर की टिकिया खोलकर रखनी चाहिए। नंबर 3 ऊनी वस्त्रों को रखने से पूर्व उन्हें धोकर साफ करके रखना चाहिए। नंबर 4 कीमती वस्त्रों की ड्राई क्लीन करा कर रखने से उनमें कीड़े लगने की संभावना नहीं रहती है। नंबर 5 ऊनी वस्त्रों को अखबारी कागज में लपेट कर रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। नंबर 6 ऊनी वस्त्रों वाले संदूक में नमी युक्त हवा नहीं लगनी चाहिए। नंबर 7 वर्षा ऋतु के उपरांत ऊनी वस्त्रों को 1-2 बार तेज धूप में 3-4 घंटे के लिए अवश्य ही रखना चाहिए। यानी कि अगर बरसात का महीना आ गया है तो आपको ध्यान देना है जितने भी कपड़े आपने अंदर रख रखे हैं अलमारी में, बॉक्स में, कहीं पे भी, तो आप ये इंश्योर करें कि वर्षा के दौरान जब भी बारिश का मौसम आता है तो कपड़े को 1-2 बार 3-4 घंटे के लिए धूप में अवश्य रखें जिससे कि उनमें नमी जो है निकल जाए। नंबर 8 है जरीदार रेशमी एवं गोटे सलमे से निर्मित वस्त्रों को मलमल के कपड़ों में बंद करके रखना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में कि वस्त्रों की सुरक्षा के उपाय, कि आप विभिन्न मौसम यानी जैसे गर्मी का मौसम आ गया है और सर्दी का कपड़ा आप रख रहे हैं तो किस तरीके से उन कपड़ों का रख रखाव करना है, यानी कि सर्दी का मौसम चल रहा है और बरसात के कपड़े आपने रखे हैं तो उनके रख रखाव कैसे करने हैं कि जिससे कि आप उनके सीज़न पे उनका भली भांति प्रयोग कर सकें। तो उसके बारे में हमने देखा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। साधारण पहनने के वस्त्रों की देखभाल, यानी कि जो हम रोज़मर्रा के लाइफ में जो हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं उनकी देखभाल देख लेते हैं। नंबर 1 है वस्त्रों को घर पर धोना चाहिए, इससे उनका जीवन काल बढ़ जाता है। नंबर 2 वस्त्रों को लंबे समय तक चलाने के लिए उन्हें कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शर्ट आपने एक बार पहनी और उसको हफ्ते तक कंटिन्यू पहन रहे, 3-4 दिन कट्टी, जब तक उसमें बहुत सारी मैल नहीं इकट्ठा हो गई तब तक उसको धुला नहीं जी नहीं। जब एक शर्ट आपने शर्ट सूट जो भी जैसे पहनते हो तो आपने एक बार उसको पहना तो आप श्योर करिए कि चाहे वो गंदा हो या नहीं, जब भी दूसरे दिन कपड़ा धोते हैं तो उसको हल्का से एक चुटकी निरमा डाल के उसको धो दें जिससे कि ज़्यादा गंदा नहीं होगा, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जो कपड़ा 10 मिनट में साफ़ होने वाला है वो 2 मिनट में ही साफ़ हो जाएगा और उससे कपड़े की लाइफ भी बढ़ती है। अब देख लेते हैं नंबर 3 पैंट, कमीज, साड़ी, कुर्ता आदि को हैंगर पर टांग कर सुखाने से उन पर प्रेस करना आसान होता है। नंबर 4 बनियान, अंडरवियर आदि दैनिक प्रयोग के कपड़ों को प्रतिदिन धोना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए कपड़ों के रख रखाव के बारे में, जिसमें हमने वस्त्रों की सुरक्षा के उपाय, यानी कि जिनका हम प्रयोग नहीं करते उनका किस तरीके से रख रखाव कर सकते उनके बारे में हमने देखा। रोज़मर्रा के साधारण पहनने वाले वस्त्रों की देखभाल के बारे में हमने जाना। अब जितने भी टॉपिक हमने अभी कंप्लीट किए उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है घर में कौन सा कलफ मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन 2 कहता है रेशमी वस्त्रों में सामान्यतः कलफ का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, बताइए। अभी जस्ट हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 3 कहता है ऊनी वस्त्रों पर प्रेस करते समय ताप, दाब और नमी किस प्रकार की होनी चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हमने देखा था ना अभी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर ताप, दाब और नमी अलग अलग होती है। जो निम्न प्रकार के सूती वस्त्र हमने देखे थे, तो क्या पूछा है ऊनी वस्त्रों पर ताप, दाब एवं नमी किस प्रकार की होती है, तो बताइए, हमने अभी जस्ट ही पढ़ा था।
तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आपने आई होप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और प्लीज़ आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि इनको सॉल्व अवश्य किया करिए। बस वीडियो देखने से फ्रेंड्स बात नहीं बनेगी। मैं तो जो पढ़ा रही हूँ अपनी कोशिश भर अच्छा ही कराने का कोशिश कर रही हूँ, बट आपकी भी मेहनत अगर उसमें लगेगी तो ही जा कर के इसका कोई मीनिंग निकलने वाला है, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला है। जो सत्य है सो सत्य है, उसमें कोई आपको मैं झूठी सांत्वना नहीं दूंगी कि नहीं आप सिर्फ वीडियो देखिए और आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे, वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और जो सत्य है वही है कि मैं कितना भी अच्छा समझाने का प्रयास करूँ, कितना भी मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करूं, बट जब तक आप खुद उसमें मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो ये हम जब टॉपिक कवर करते हैं ना, तो जो 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा तो मैं आपको शायद नहीं देती हूँ, तो प्लीज़ आप इनको सॉल्व किया करिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, और सॉल्व करके इनका जो है भैया आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप अपना एनालिसिस तो करिए ना, तभी तो पता लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके काम का है भी कि नहीं है। वैसे तो मैंने आपको बोला है कि स्टोरी की तरह सुनिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार समझ में आएगा। ऐसा नहीं समझ में तो आएगा, बट कुछ अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, फास्ट चाहिए, तो मेहनत आपको भी साथ में करनी पड़ेगी। और बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, क्या है कैसे, प्लीज़ आप एक अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए, रिस्पॉन्स किया करिए, कमेंट किया करिए, इससे मुझे भी पता लगे कि आपको कुछ इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े हैं भरोसा करके, तो उसका जो है मैं आपकी उम्मीद पर और तो नहीं बोलूँगी मैं कि जो आपने हमसे उम्मीद की है वो आपको समझ में आ रही है, आप वो उम्मीद पे मैं खरी उतर भी रही हूँ कि नहीं, ठीक है। तो वो तभी होगा जब आप भी साथ, मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, साथ साथ आप भी मेहनत करेंगे। और फ्रेंड्स, आप मेहनत करते हैं तभी आप जुड़े हैं, तभी आप देखते हैं, तभी आप समझ रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करके, और प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रही हूँ कि कमेंट करिए, क्योंकि आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप रिस्पांस करते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी समझ में आता है कि हाँ ये मैं ऐसे करवा रही हूँ, इसको और थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है। कुछ आप बोलेंगे तभी तो पता लगेंगे ना चीज़ें। तो आज की क्लास को यहीं पे रोक स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी इवनिंग में होती है 7 बजे। तो तब की क्लास में हम करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, क्योंकि ये हमारा चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी इसी के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो प्लीज़ तब तक के लिए वीडियो देखिए और समझिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अपनी राय भी हमें अवश्य बताइए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।